बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं, पार्ट 2 हमारा है ये। तो सेकंड वीडियो हमारे पास इशू एट प्रीमियम, एंड आज हम पढ़ने वाले इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। तो इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या है? एक शेयर की फेस वैल्यू, ये क्या है मेरे पास? फेस वैल्यू है, ठीक है। 100 का है, 100 का शेयर हमने 110 में इशू किया। इसका मतलब 10% डिस्काउंट पर हमने 10% प्रीमियम पे इशू किया। तो 10% प्रीमियम पे इशू किया तो दोस्तों, प्रीमियम मनी कंपनी अपने हिसाब से मंगाती है। हिसाब से मतलब कि किस कॉल पे मंगाना है ये डिसाइड कंपनी करती है, हमें डिसाइड नहीं करना होता है। कंपनी डिसाइडेड करती है कि किस कॉल पे उसने प्रीमियम मनी मंगाना है, एप्लीकेशन टाइम पे या अलॉटमेंट के टाइम पे या फर्स्ट कॉल के टाइम पे या उसको सेकंड कॉल के टाइम पे या फाइनल कॉल के टाइम पे। ये कंपनी डिसाइड करती है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। कंपनी फाइनली डिसाइड करती है कि किस कॉल पे उसको प्रीमियम मनी मंगाना है। दोस्तों, अगर क्वेश्चंस के अंदर मेंशन कुछ भी नहीं है, साउंडलेस है, तो उस कंडीशन में हम एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम मनी अलॉटमेंट के टाइम पे ही मंगा रही है। और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, ओनली लिख दिया है कि कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, और क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन के कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो इस कंडीशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम वहाँ मानेंगे कि अलॉटमेंट टाइम पे उसने प्रीमियम मनी मंगाया है। सपोज इन्हीं को मान लेते हैं कि एप्लीकेशन उसने 10 रुपये मंगाया और 10% प्रीमियम है, 30 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ये क्या इंक्लूडिंग है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी। इसका मतलब ये क्या है, जो 30 है ना, ये 20 + 10 है, 20 + 10 है। बाकी 10 टोटल 110 करना है, 30 और 30 60 30 40 40 और कितना हो गया, 60 80 और 30 हो गया बस। क्लियर है? 110। अब हमें सीखना क्या है कि इशू एट प्रीमियम पे अगर आप एंट्री होती हैं तो हमें प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी। देखो दोस्तों, हमने पहला जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर एप्लीकेशन में रिसिव्ड होगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही पढ़ा था। शेयर एप्लीकेशन बिंग एप्लीकेशन में रिसिव्ड, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो लिखते थे शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन नहीं लिख रहा। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम मनी कॉल किया जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रीमियम मनी ड्यू के टाइम पे एंट्री होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख देते हैं, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ये पैसा यहीं पे बुक कर लिया। तो हमेशा प्रीमियम की जो एंट्री होती है बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो ऑलवेज प्रीमियम की एंट्री होती है ड्यू के टाइम पे होती है, ठीक है। तो ऑलवेज
ठीक है। ड्यू के टाइम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम की जनरल पास करें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के क्लॉज, ठीक है, समझ जाना। ऑलवेज ड्यू के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पास करें, जनरल एंट्री पास करें, ठीक है। जब ये रिसिप्ट होगी तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? नहीं समझ जाएगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? अब बच्चों आपके क्वेश्चन होगा कि यार फर्स्ट कॉल टाइम पे होता है तो क्या होता भाई, फर्स्ट कॉल के टाइम पे अगर फर्स्ट कॉल के टाइम पे प्रीमियम मनी होता तो एंट्री क्या होती, ड्यू के टाइम पे जनरल एंट्री पास होती, प्रीमियम की एंट्री हम ड्यू के टाइम ही पास करते। तो लिखते हैं यहाँ पे शेयर इफ प्रीमियम मनी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पास होती, ठीक है, ड्यू के टाइम पे ही, ठीक है। तो जब हम ड्यू करेंगे ना, एट द टाइम ऑफ ड्यू, एट द टाइम ऑफ ड्यू, तो ड्यू की एंट्री क्या पास होगी, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या पास होती, बीइंग, लिखते बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और इसके बाद जब ये पैसा रिसीव्ड भी होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? यानी आप नारेशन लिख देंगे, डन। अगर ये फाइनल सेकंड कॉल टाइम पे होता तो क्या होता, कुछ नहीं लिखते, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिसिप्ट के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अगर ये फाइनल कॉल टाइम पे होता, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब ये पैसे शिफ्ट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इतनी सी एंट्री पास करनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि अगर इफ़ नोट, हमेशा ध्यान रखना, इसको नोट करो, बच्चे यही गलतियाँ करते हैं, ठीक है, ये नोटिंग पॉइंट है बस, ठीक है यार, ये नोटिंग पॉइंट क्यों ऐसा बना रहे हो, ध्यान देना, ये गलती होती है। एट द टाइम एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे हो तो क्या करेंगे भाई, पहली जो एंट्री पास होगी, पहली क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सीधे बैंक में पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही पास करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लेकिन जब ये पैसे को हम सेपरेट जब करना शुरू करेंगे, अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, डेट टाइम क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? बिंग नेशन लिख देंगे। क्लियर है? तो ये मेरा प्रीमियम का कॉन्सेप्ट था। तो प्रीमियम किस तरह से यूनिट पास करते हैं, इसके साथ साथ मैं अगला आपको डिस्काउंट का बताता हूँ। अब अगला जो है पास इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 100 का शेयर, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी और उसको हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, तो हमने 90 ही बेचा। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी प्रीमियम पे पढ़ा है। प्रीमियम पे हमने क्या पढ़ा, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो हम अलॉटमेंट पे मान लेते हैं कि डिस्काउंट भी अलॉटमेंट टाइम पे ही मिल रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीमियम में पढ़ा, बस यही अंतर है ना कि डिस्काउंट के टाइम पे कंपनी को लॉस हो रही होती है। तो लॉस के केस में क्या करेगी, एंट्री कहाँ पास करेगी, वो डेबिट कर देगी डिस्काउंट को। तो अगर इफ़ कंपनी गिवन डिस्काउंट at the time of allotment, at the time of allotment, तो जनरल क्या होगी, ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज at the time of ड्यू। ड्यू इट मीन से क्या हुआ, अलॉटमेंट में ड्यू करो, तो अलॉटमेंट में ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद जो उसकी दूसरी एंट्री पास होगी वो पैसा शिफ्ट करने की पास होगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिंग शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो ये फर्स्ट कॉल टाइम पे होता तो क्या होता, कुछ नहीं, ड्यू के टाइम पे एंट्री पास होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन किया हो नहीं है कि किस कॉल पे डिस्काउंट देना है, कंपनी मंगा रही है, तो हम मान लेते हैं कि अलॉटमेंट टाइम पे। अगर मेंशन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट कॉल पर होता तो ड्यू के टाइम पे एंट्री पास होती, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल हो जाता। बच्चों एक ये मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बना देता हूँ, इसको मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बना देता हूँ। ठीक है, जिस कॉल का भी नाम होगा उस कॉल का यहाँ पे नाम आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बना देता हूँ, बस इसको फिलअप कर देना है, आपकी एंट्री पास हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस इतनी सिंटी पास करनी है। फाइनल कॉल हो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इसका मतलब फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हो गया हमारे पास। अब दोस्तों इस तरह की इंटिया बस पास करनी है। अब मेरे पास इस टाइम क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग पे काम कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर करूँ क्या होता है। इसके साथ साथ मैं अगला जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके लिए फॉरफिट की। हम फॉरफिट कैसे करते हैं, देखो कंसिडरेशन अदर देन कैश भी मुझे कराना है। मैं इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर दोनों में कंसिडरेशन अदर देन कैश की कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, तो दोनों को मैं कंबाइन करके इकट्ठे कराऊंगा। तो अभी मैं आपको कराने वाला हूँ फॉरफिटेड। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। अब मैं देखो कॉल इन एरिया नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉल इन एरिया को फॉरफिटेड के अंदर ही शेयर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉरफिटेड ऑफ शेयर मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि शेयर को जब्त करना। मैं लिखता हूँ शेयर को जब्त करना। अब शेयर को कोई जब्त कैसे कर सकता है? किसी की हिम्मत है क्या कि शेयर को जब्त कर ले? भाई हम जंगल के राजा को नहीं कह रहे, ये शेयर एक बॉन्ड पेपर है। कंपनी को जब हम पैसा देने से मना कर देते हैं ना, कंपनी हमें नोटिस देती है। जब हम कंपनी को पैसा नहीं देते ना, फर्स्ट कॉल हमने जैसे एप्लीकेशन दिया अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल के बाद हमने पैसा देना बंद कर दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक नोटिस जारी करती है 14 डेज का। 14 डेज की लीगली नोटिस जारी करने के बाद कंपनियाँ क्या करती हैं, किसी भी शेयर होल्डर की शेयर को फॉरफिट कर लेती हैं। और फॉरफिट करके फिर क्या करते हैं, उसको रीइशू कर देती हैं। किसको रीइशू करती हैं? मार्केट में दोबारा बेच देती हैं। तो यही प्रोसेस है फॉरफिटेड ऑफ शेयर। तो हम भी यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि फॉरफिट ऑफ शेयर होता है क्या है, जब्त करना। जब्त कब करती है, कैसे करती है, और उसकी क्या जनरेटी होती है, हम यही पढ़ेंगे। मैं सारा ये टीचिंग ना CBSE एग्जाम पे आने वाला मार्च में, इसको लेके कर रहा हूँ। एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे बच्चे आसानी से रिवीजन कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो अपना रिविजन करके लगभग कवर उसको कर सकते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा हूँ, बस नोट्स को रेडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो फॉरफिट ऑफ शेयर होता क्या है, ठीक है। पहले मैं जनरेटिव बताता हूँ आपको। फॉरफिट मतलब आप समझ चुके हो, जब्त करना। शेयर जब्त कब करते हैं, जब मान लो मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, नहीं दिया। अब क्या करेंगे, कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया, एप्लीकेशन मैंने अपने जमा करा दिया। फर्स्ट कॉल मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, अलॉटमेंट भी आपने दे दिया। आपने फर्स्ट कॉल के बाद पेमेंट देना बंद कर दिया। तो कंपनी क्या करेगी, आपको एक 14 डेज की नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद आपको शेयर को जब्त कर लेगी और जब्त करके फिर दोबारा उसको बेच देगी। तो यहाँ पे भी 3 केस स्टडी आती है फॉरफिट, ठीक है। यहाँ पे 3 केस स्टडी क्या है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। ये 3 केस स्टडी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरेटी क्या होगी अगर जब्त करेगी, फिर ठीक है। तो जनरेटी एट द टाइम ऑफ फॉरफिट ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर,
टू कॉलिन एरियर, कॉलिन एरियर being share forfeited। ठीक है, ये मनी कौन क्या होता है, ये मनी मैं इसको लिखता हूँ, हिंदी में लिखूँगा कम्प्लीटली, शेयर होल्डर मैं लिखता हूँ, शेयर होल्डर का जब्त पैसा, जब्त पैसा। और ये कॉलिन एरियर का मतलब है जो उन्हें पे नहीं किया, अनपेड, अनपेड अमाउंट। और इसको मैं लिख सकता हूँ पेड अमाउंट, पेड अमाउंट, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों का सम अप हो जाता है कॉल शेयर कैपिटल। अच्छा, तो जो उन्होंने पे कर दिया था अब तक वो मेरा प्रॉफिट हो जाती है, कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो गया। ठीक है, ये कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा बन जाता है। और जो उन्होंने पे नहीं किया वो कॉलिन एरियर बन गया, कॉलिन एरियर हो गया। और कॉलिन एरियर की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, मान लो जिस कॉल पे पैसा नहीं है उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए कॉलिन एरियर को मैं क्या लिखता हूँ, मान लो उन्होंने अलॉटमेंट टाइम पे पैसा नहीं दिया तो मैं उस कॉल का नाम भी लिख सकता हूँ। तो उस कॉल पे क्या, मान लो अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख सकता हूँ, टू शेयर अलॉटमेंट। मान लो फर्स्ट कॉल में पे पैसा नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। मान लो उन्होंने सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया तो टू शेयर सेकंड कॉल हो जाएगा। मान लो उन्होंने फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया तो टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। जिस कॉल पे कॉल नहीं दिया उस कॉल का नाम आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी अनपेड अमाउंट होगा, ठीक है, और जो पैसा उन्होंने पे कर दिया फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। अब इन शेयर को क्या किया जाता है, दोबारा से रीइशू कर दिया जाता है। तो ये तो मेरा फॉरफिट होगा, रीइशू ऑफ शेयर, री इशू कर दिया जाएगा, इशू ऑफ शेयर। तो जब रीइशू किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, है ना। कंपनी क्या शेयर को दोबारा से मार्केट में बेचेगी तो पैसा अल्टीमेटली आएगा ना। और देखो यार, एक बात सिंपल ध्यान रखना, कोई भी जैसे बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां गाड़ियाँ इशू करती हैं, मतलब फाइनेंस करती हैं, और फाइनेंस तो कर देती हैं, और जो कस्टमर उनको टाइम से पैसा नहीं देता है तो अल्टीमेटली उन गाड़ियों को जब्त कर लेती है। और जब्त करके करती क्या है, उसको दोबारा से रीसेल कर देती है मार्केट में। अब मार्केट में रीसेल करने जाएगी तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होगा उससे उस प्राइस से कम ही प्राइस मिलेगा ना, कम पे बेचेगी, या हो सकता है रेट टू रेट बेच दे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दे। तो ऐसे ही शेयर को कंपनी क्या करती है, जब्त करती है, और जब्त करके दोबारा से रीइशू कर देती है फर्दर किसी और वेंडर को। तो हो सकता है उस टाइम लॉस हो, उसको लॉस होगी तो क्या करेगा, लॉस टू डेबिट करेगा। और प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो मान लो रीइशू करती है। अब रीइशू में 3 केस स्टडी आता है, क्या आता है, हो सकता है एट पार, एट पार, एट प्रीमियम, या एट डिस्काउंट। ये 3 स्टडी हो सकता है। तो खैर हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ यहाँ पे सीखते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर उसको रीइशू करेगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर उसको रीइशू करते टाइम लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बिंग शेयर री इशू। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये पहली एंट्री थी और ये मेरी दूसरी एंट्री।
अब यहाँ पे दोनों में हमें प्रॉफिट निकालना है। मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली जब मैंने शेयर को फॉरफिट किया था मुझे प्रॉफिट हुआ था, ये मेरे लिए प्रॉफिट का हिस्सा था, ये मेरा क्या था, ये मेरा प्रॉफिट था। ये अमाउंट मेरा, ये अमाउंट जो था ये मेरा प्रॉफिट था। ये अमाउंट मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट था। और ये मुझे लॉस हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये फॉरफिट जो डेबिट हो रहा है ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉस है। रीइशू करते टाइम प्रॉफिट और लॉस के बीच में जो डिफरेंसेस होगी है ना, वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट और ये मेरा लॉस, दिख रहा है इन दोनों का कनेक्शन, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंसेस होगी, मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो थर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो थर्ड जो एंट्री होगी, अब देखो प्रॉफिट शेयर अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit to capital reserve account, clear है, being transfer to capital reserve, क्लियर है। तो इस तरह से प्रॉफिट घंटी पास होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, यार ये तो सिंपल था है, सिंपल हमने बता दिया कि ये तो एट जब शेयर पार पे इशू किया हो दैट टाइम। लेकिन अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया हो और दैट टाइम वो फॉरफिट किया जाए तो क्या होगा। भाई एक बात ध्यान रखना, यहीं पे बच्चे ना कन्फ्यूजन होती है, यहीं पे गलतियाँ होती हैं कि अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि शेयर होल्डर डिफ़ॉल्टर कहाँ हुआ है। क्या उसने जब हमने प्रीमियम मनी मंगाया था दैट टाइम, उसी टाइम, या उसके बाद, किस टाइम हुआ है। अगर प्रीमियम मनी मान लो अलॉटमेंट टाइम पे, अलॉटमेंट पे यहाँ पे हमने प्रीमियम मंगाया था, यहाँ मैंने प्रीमियम मंगाया था, ठीक है, अलॉटमेंट टाइम में प्रीमियम मंगाया था, इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, ठीक है, कॉल पे डिफ़ॉल्टर हो गया, तो प्रीमियम को छोड़ के फॉरफिट करेंगे, प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन दूसरा केस स्टडी देखो, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, अलॉटमेंट दिया नहीं दिया तो हम चेक करेंगे प्रीमियम को मंगाया था, अलॉटमेंट टाइम पे ही था और उसी टाइम उसने देना बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस स्टडी के अंदर हम प्रीमियम को लेके इंडिक करेंगे, यानी प्रीमियम मनी इंक्लूडेड होगा। तो होगा क्या, यहाँ जनरल पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ड्यू के टाइम पे क्रेडिट होता था तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड शेयर, या फॉरफिट शेयर, यहाँ पे टू शेयर फॉरफिटेड लिख सकते हो, और फॉरफिटेड शेयर टू कॉलिन एरियर में तो हो सकता है टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, या उसने मान लो फर्स्ट कॉल टाइम पे किया हो, ठीक है, जिस कॉल पे ही करेगा उस कॉल का जिस कॉल का कॉलिन एरिया अमाउंट होगा वो सारे कॉल्स के नेम आ जाएंगे, और बाकी सारी ऐसी एंट्री होंगी। इसके बाद मान लो उसको रीशू भी प्रीमियम पे ही करता है तो क्या एंट्री होगी, बैंक ऑन डेबिट, तो लॉस तो रीशू प्रीमियम पे कर रहा है तो फॉरफिट की एंट्री तो होगी नहीं, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैं इसी एंट्री को ना लिख के दिखाता हूँ आप लोग को कैसा किया जाएगा। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम,
ठीक है। सपोज मान लो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, यही है। एप्लीकेशन उसने पैसा दिया और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं दिया बंदे ने, यहाँ बंदा डिफ़ॉल्टर हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ठीक है। ये डिफ़ॉल्टर था। तो जर्नलिटी कैसे पास होगी? तो मैं हिंदी में नोट लिखता हूँ एक। नोट क्या है? प्रीमियम को लेके फिट करेंगे। प्रीमियम हिंदी में ही प्रीमियम, इंग्लिश में लिख देता हूँ प्रीमियम। प्रीमियम को लेकर फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो जर्नलिटी क्या होगी? देखो, इसके पीछे एक मैं बैकग्राउंड भी बता सकता हूँ, बट आप लोगों को बताऊंगा। मैं सिर्फ पेपर के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। तो पहले एंट्री जो पास होगी, क्या लिखा जाएगा? फॉरफिट के लिए एंट्री जब क्या होगा? फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम पहले क्या था? ड्यू का टाइम क्रेडिट होता था, अब डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर, टू अब कॉल इन एरियर का हुआ अलॉटमेंट टाइम पे हुआ ना, इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब कॉल इन एरिया फर्स्ट कॉल पे हुआ तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ कॉल नहीं दे रहे सारे उसका नाम हम लिखते चले जाएंगे। क्लियर दोस्तों? बिंग यहाँ नरेशन है, बिंग शेयर फॉरफिटेड पहले एंट्री होगी, ठीक है। अगर इफ यदि रीइश्यू एट प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पे उसको रीइश्यू कर देता है, तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? यहाँ अकाउंट लिख दीजिएगा, बिंग शेयर रीइश्यू नरेशन। अब यहाँ दोस्तों क्या होता है कि यहाँ प्रॉफिट निकालना होता है। भाई एक बात ध्यान रखना, जब हमने प्रॉफिट किया था तब मुझे प्रॉफिट हुआ था कितने का? जिस अमाउंट का, ये मेरा प्रॉफिट था, ये मेरा क्या था? प्रॉफिट था, ये मेरी प्रॉफिट थी। रीइश्यू के टाइम मुझे लॉस हुआ ही नहीं। जब मुझे रीइश्यू के टाइम लॉस ही नहीं हुआ तो उस केस के अंदर मेरा जो अमाउंट प्रॉफिट है वो सारा मेरा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये पहले एंट्री होगी, ये दूसरी एंट्री होगी, और थर्ड एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहाँ पे, शेयर
फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? यहाँ पे हम सारी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? तो इस तरह से इंडिया पास होंगी। अब दोस्तों देख लो, इस तरह इंडिया पास होंगी। अब दोस्तों इनमें ना हमें और भी क्वेश्चन पढ़ना है। जब तक हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व नहीं करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें इसी फॉरफिट जो एंट्री है ना, यही सारे एंट्री प्रोराटा के केसेस में फॉलो किए जाते हैं। हम लोग प्रोराटा पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन ना प्रोराटा से आता है पेपर के अंदर, सीबीएसई के अंदर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रोराटा से 6 नंबर का पूछा जाता है और 4 नंबर का फॉरफिट का पूछ लिया जाता है। तो इनको ना सही से आप रिवाइज करो। ये जो एंट्री मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको पढ़ो। आप बार बार, जब तक क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्टडी करो, अपने नोट्स को देखो, पूरा समझ में आएगा। अब दोस्तों मैं इससे अगला जो करने वाला हूँ प्रोराटा क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आया, जब तक मैं उसको क्वेश्चंस ना लूँ। तो मेरी कोशिश है मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर ना प्रोराटा के क्वेश्चन लेकर आऊँगा और प्रोराटा के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा के आपको समझाने की कोशिश